हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू द जियो क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आप सभी को देव दीपावली की शुभकामनाएं, कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं, गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं। सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहें, अच्छे से आगे बढ़ते रहें, यही विश है मेरा आप सभी के लिए। हम लोग कर रहे हैं अपने CUET PG ज्योग्राफी 2025 के फ्री लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन। तो जो लोग नए हैं वो लोग लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और भी जो सब करना होता है, नोटिफिकेशन आइकन दबा दें, ये सारे काम कर दें। कल के क्लास में मैंने आपको फर्टिलिटी, मोर्टिलिटी, माइग्रेशन के बारे में बताया था, और कल मैंने आपको कहा था कि ये टर्म्स को जरा समझ लेना, क्योंकि आगे अभी जो आज हम करने जा रहे हैं वो थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन करने जा रहे हैं। पॉपुलेशन ग्रो होता कैसे है, क्या क्या कारण है, कैसे होता है, इन सब के संबंध में कुछ लोगों ने कुछ थ्योरी दी है। तो उसमें से 3 मेन थ्योरी है हमारे पास। पहला है मैल्थस का थ्योरी, दूसरा है कार्ल मार्क्स का थ्योरी, तीसरा है हमारा जिसको हम लोग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कहते हैं, नोटिस्टीन ने दिया था और ब्लैकर ने बाद में उसको मॉडिफाई किया था। तो हम लोग उसी को आज समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से बैठ जाइए, अच्छे से लेक्चर करो तो ध्यान से करो। जिन लोगों ने नोट्स मुझे नहीं भेजा है, आप लोग प्रीवियस क्लास के नोट्स भेजिए, सो डेट मुझे पता लगे कि आप लोग पढ़ रहे हो, ये नहीं कि हवाई काम कर रहे हो। ठीक है, जो लोग भी टेस्ट एंड मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेस्ट एंड मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है, आप उस लिंक पे क्लिक करके पढ़ सकते हो। साथ में पेज के कम्युनिटी सेक्शन में भी उसके डिटेल्स अवेलेबल हैं। इफ यू वांट यू कैन चेक इट आउट। चलिए शुरू किया जाए। तो पहला पॉपुलेशन का जो थ्योरी है, देखो थोड़ा ध्यान से सुनना, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। बहुत आसान है, कुछ इसमें मुश्किल है नहीं, जितना मुश्किल बनाया हुआ है। और आज की क्लास से क्वेश्चन 1 या 2 पक्का आएगा, पक्का श्योरली आएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझना। तो ये जो अंकल हैं बगल में हमारे, उनका नाम है मैल्थस, थॉमस रॉबर्ट मैल्थस। थॉमस रॉबर्ट मैल्थस पहले आदमी थे जिन्होंने पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स को, पॉपुलेशन डेमोग्राफी स्टैटिस्टिक्स को समझने समझाने की कोशिश की थी, बताने की कोशिश की थी कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, इन सब बातों को उसने चर्चा की थी। उन्होंने एक वर्क किया था, एक किताब पेपर लिखा था जिसका नाम था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जो कि 1798 में 1798 में प्रकाशित हुआ था। एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक, अब इसमें इन्होंने क्या किया था, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को अपनाया था। अब ये ह्यूमैनिटेरियनिज्म अप्रोच क्या होता है, वो जो थॉट के कुछ पार्ट करेंगे वहां पे आएगा, लेकिन ये समझ लो कि इनका जो थ्योरी था वो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच पे बेस्ड था। और इनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ का थ्योरी था वो पॉपुलेशन और फूड, पॉपुलेशन एंड फूड, भोजन खाद्यान्न का उत्पत्ति और इंसान की उत्पत्ति, दोनों को आपस में कनेक्ट करके बताने की कोशिश की थी कि जनसंख्या बढ़ता क्यों है और कैसे रोकाएगा। ये सारी बातें इन्होंने की थी। 2 इन्होंने बेसिक अजम्पशन लिए थे, 2 इन्होंने मूल बात मानी थी। ठीक है, पहला बात इन्होंने कहा था कि देखो, इंसान को जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है। अगर इंसान खाना नहीं खाएगा, इंसान को भोजन नहीं मिलेगा, भोजन की कमी होगी, भूखमरी होगी, सूखा पड़ेगा, तो इस तरह की स्थिति अगर होती है तो खाना नहीं मिलेगा, तो पॉपुलेशन आगे नहीं बढ़ेगा। यानी इंसान के सर्वाइवल के लिए देयर इज अ नेसेसिटी ऑफ फूड। ठीक है, पहली बात उसने ये कही थी। दूसरी बात कही थी कि जो रिप्रोडक्शन है, जो संतानोत्पत्ति है, वो एक मूल प्रवृत्ति है इंसान में, एक बेसिक नेसेसिटी है, एंड वो हमेशा रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। 1798 में ये बात की जा रही है। ठीक है, क्या बात की थी उसने? 2 बात की थी कि पॉपुलेशन को सर्वाइव करने के लिए खाना चाहिए, एंड पॉपुलेशन रिप्रोडक्शन कभी नहीं छोड़ेगी। रिप्रोडक्शन उसका बेसिक नेसेसिटी है, ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, नेचुरल एनिमल इंस्टिंक्ट है, उसके हिसाब से पॉपुलेशन हमेशा होगा, रिप्रोडक्शन हमेशा होता रहेगा। ये 2 बातें कही थी। इसके बेसिस पे इसने एक थ्योरी दी थी। क्या उसने कहा था? उसने कहा था कि पहले उसने क्या बात कही थी? उसने बात कही, अब मैं जो बोल रहा हूँ वही समझो, पढ़ने मत लग जाना, जो मैं बोल रहा हूँ एकदम वो ध्यान से समझो। कह रहा है कि जो फूड प्रोडक्शन होगा, क्योंकि इंसान को खाने के लिए क्या चाहिए, खाने के लिए क्या चाहिए इंसान को खाने के लिए चाहिए खाद्यान्न, फसल उगाएगा। तो ये जो फूड प्रोडक्शन है, ये ज्योमेट्रिकली नहीं बढ़ता, ये एरिथमेटिकली बढ़ता है। एरिथमेटिकली मतलब क्या बढ़ता है? जैसे कि आज मान लो 1 किलो खाद्यान्न की उत्पत्ति हुई, तो अगले साल 2 किलो की होगी, उसके साथ अगले साल 3 किलो की होगी, उसके अगले साल 4 किलो की होगी, उसके अगले साल 5 किलो की होगी, उसके अगले साल 6 किलो की होगी। यानी हर साल
जो हमारा फूड प्रोडक्शन है वो वो एरिथमेटिकली इंक्रीज होगा। क्या? फूड प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होगा? 1 2 3 4 5 6 ऐसे। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, हमारे पास जमीन की कमी है, उस समय खेती करने के संसाधन भी उतने नहीं थे, हमें फर्टिलाइजर्स की उतनी वो नहीं थी, तो उस समय की बात है। तो वो क्या कह रहे हैं कि फूड प्रोडक्शन एरिथमेटिकली बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 ऐसे। और कहता है कि उसी टाइम पीरियड में, क्योंकि ह्यूमन का इंस्टिंक्ट है पॉपुलेशन प्रोड्यूस करना, ये ज्योमेट्रिकली बढ़े। ज्योमेट्रिकली मतलब डबल होता जाएगा हर साल। अगर आज 1 है तो अगले साल 2 हो जाएगा, उसके अगले साल 4 हो जाएगा, उसके अगले साल 6 हो जाएगा, उसके अगले साल 8 हो जाएगा, उसके अगले साल 16 हो जाएगा, उसके अगले साल 32 हो जाएगा। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूं तो मान लो कि हमारा ईयर है यहाँ पे 2001, ऐसे मान लेते हैं ना, 2002, 2003, 2004, 2005, ऐसे हमारे ईयर्स। और यहाँ पे क्या है? फूड। और यहाँ पे क्या है? पॉपुलेशन, क्योंकि रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो फूड कैसे बढ़ रहा है कि यहाँ पे मान लो 10 केजी था, तो अगले साल हो गया 11 केजी, अगले साल हो गया 12, अगले साल हो गया 13, अगले साल हो गया 14। ये भी 10 से ही शुरू हुआ था, मान लो 10 ही था। 10 अगले साल हो गया 20, अगले साल हो गया 30, इसके साल हो गया 40, अगले साल हो सॉरी गड़बड़ कर दिया, 10 से 20 हो गया, 20 से 40 हो गया, 40 से 80 हो गया, 80 से 160 हो गया। तो फूड कैसे बढ़ रहा है? एरिथमेटिकली बढ़ रहा है। और पॉपुलेशन कैसे बढ़ रहा है? पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली बढ़ रहा है। तो एक मोमेंट क्या आएगा, एक समय क्या आएगा, जब तक ये दोनों बराबर है, या फिर पॉपुलेशन कम है, फूड प्रोडक्शन सबके लिए बराबर है। बराबर कहने का मतलब कि जितने लोग हैं उनको खाना मिल जा रहा है, तब तक तो ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि फूड प्रोडक्शन बहुत कम रहेगा, जब प्रोडक्शन ऑफ फूड विल बी वेरी लो एंड पॉपुलेशन विल बी वेरी हाई। जो वो पॉपुलेशन जो फूड पे डिपेंड करती है, उस खाद्यान्न की उत्पत्ति पे डिपेंड करती है, वो बहुत हाई पॉपुलेशन हो जाएगा। अब पॉपुलेशन हाई है तुम्हारे पास, फूड प्रोडक्शन तुम्हारे पास कम है, तो क्या होगा? ओवर पॉपुलेशन। इस स्थिति को इसने क्या कहा? इस स्थिति को इसने कहा ओवर पॉपुलेशन की स्थिति। किसको? कि जब फूड प्रोडक्शन तुम्हारा बहुत कम हो जाए एंड पॉपुलेशन तुम्हारा बहुत ज्यादा हो जाए, तो यह ओवर पॉपुलेशन। ठीक। तो अभी तक हमने क्या जाना कि इंसान रिप्रोडक्शन करता है, इंसान को जीने के लिए खाना चाहिए। खाने का जो प्रोडक्शन होता है वो एरिथमेटिकली बढ़ता है, 1 2 3 4। और जो हमारा, ये टर्म्स याद रखना, एरिथमेटिकली, ज्योमेट्रिकली। और पॉपुलेशन जो है हमारा वो ज्योमेट्रिकली बढ़ता है, 10 20 30 40 50 60 ऐसे, 1 2 4 6 8, 1 2 4 8 16 32 ऐसे। और एक स्थिति ऐसे आएगी कि जब खाद्यान्न कम रहेगा और लोग बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब लोग बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा? ओवर पॉपुलेशन की स्थिति बनेगी। इस चीज को उसने कहा ओवर पॉपुलेशन। अब ओवर पॉपुलेशन जब भी हो जाएगी तो इंसान की कमी करना आवश्यक हो जाएगा। क्यों? नेचर बैलेंस करने के लिए। नेचर में जो है जितना खाद्यान्न है उतना ही पॉपुलेशन उस तरह से नेचर बैलेंस करने की कोशिश करती रहती है। तो वो कहता है कि इस ओवर पॉपुलेशन को सॉल्व करने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं। ठीक है। पहले को उसने कहा प्रिवेंटिव चेक, और दूसरे को उसने कहा पॉजिटिव चेक। ठीक है। एक को उसने कहा निवारक विधि, सॉरी, प्रिवेंटिव चेक को उसने कहा निवारक विधि, निवारक विधि। एंड प्रिवेंटिव चेक को उसने क्या कहा? सॉरी, प्रिवेंटिव चेक को इसने कहा कि निवारक विधि, एंड पॉजिटिव चेक को कहा उसने सकारात्मक, सकारात्मक विधि। तो पर्यावरण में जब भी हमारा ओवर पॉपुलेशन की स्थिति बनेगी तो 2 प्रकार से पॉपुलेशन को कम करना पड़ेगा। पहला, या तो वो प्रिवेंटिव हो सकता है, दूसरा वो पॉजिटिव होगा, या तो वो निवारक होगा या तो वो सकारात्मक होगा। निवारक कौन सा होता है? जो इंसान खुद से कर ले, अरे बहुत पॉपुलेशन बढ़ रहा है, चलो कुछ करते हैं, पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। तो पॉलिसी बनाएगा, ब्रह्मचर्य का पालन होगा, सेलिबेसी का पालन होगा, डिलेड मैरिज होंगे, शादी देर से होगी, क्योंकि हमने कल देखा था कि शादी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ लिटरेसी को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि आप जो प्रोटेक्शन का यूज है वो कर सकें। ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकें। तो इन सारी विधियों का प्रयोग करके इंसान खुद से पॉपुलेशन कम करने की कोशिश करेगा। इसको कहते हैं निवारक विधियां, प्रिवेंटिव
कॉजेस, प्रिवेंटिव चेक्स। लेकिन अगर इंसान ये प्रिवेंटिव चेक ना करे, इंसान अपना पॉपुलेशन कंट्रोल ना करे, इंसान डिलेड मैरिज ना करे, इंसान सेलिबेसी का पालन ना करे, इंसान मतलब खुद से अगर पॉपुलेशन कंट्रोल ना करे, तो नेचर पॉजिटिव चेक करेगा, नेचर अब दखल देगा। नेचर दखल देगा तो क्या होगा? अर्थक्वेक आएगा, मतलब नेचुरल डिजास्टर आएंगे, है ना, वॉर होने लगेगा, युद्ध शुरू हो जाएंगे विश्व में, महामारी फैल जाएगी, कोरोना जैसी, प्लेग जैसी, फीवर जैसी, इस तरह की बीमारियां फैल जाएंगी। ठीक, तो इसके द्वारा क्या करेगा नेचर? पॉपुलेशन को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। तो ये सारी बातें कौन बता रहा है? ये सारी बातें कौन कर रहा है? मैल्थस कर रहा है 1798 में, जिसमें वो बता रहा है कि इंसान का रिप्रोडक्शन उसका ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, उसकी बेसिक नेसेसिटी है, वो करेगा ही, और उसको जिंदा रहने के लिए खाना खाना ही है। खाना हर साल में एरिथमेटिकली बढ़ता है, 1 2 3 4 5 ऐसे, और जो पॉपुलेशन हो वो ज्योमेट्रिक बढ़ता है, 1 2 4 8 16 32 ऐसे। जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो जाए और खाद्यान्न उत्पादन बहुत कम रह जाए, तो उस स्थिति को कहते हैं ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के दो तरीके मैल्थस ने समझाए। उसने कहा या तो प्रिवेंटिव चेक होगा या तो पॉजिटिव चेक होगा। ठीक है, या तो निवारक विधियों से होगा पॉपुलेशन कंट्रोल, या होगा सकारात्मक विधियों से। निवारक विधि या प्रिवेंटिव चेक कौन सी विधियां होंगी? जो इंसान खुद करे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है, जैसे फैमिली प्लानिंग मेथड करे, सेलिबेसी करे, लेट मैरिज करे, ये सारी चीजें करे, तो ये होगा प्रिवेंटिव मेजर्स, निवारक कारण, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के, ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के। ठीक है, अगर इंसान फेल हो जाए, प्रिवेंटिव मेजर ना कर पाए, उसको कुछ फर्क ही ना पड़े, तो नेचर कहता है मैं तो सुपर पावर हूं, मैं करवा दूंगा तुम्हारा कंट्रोल। तो नेचर क्या करता है? कुछ ऐसी विधियां लगाता है कि पॉपुलेशन कम हो जाए। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पॉजिटिव चेक, सकारात्मक विधियां। ठीक है, उसमें क्या क्या शामिल है? महामारी हो गया, अकाल हो गया, अप्राकृतिक आपदा आ गई, युद्ध शुरू हो गया, बहुत सारे लोग इस तरह से मरने लग जाएंगे, तो इससे क्या होता है? तेजी से गिरावट शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली बात किसने कही थी? मैल्थस ने कही थी। याद रहेगा, मैल्थस से क्वेश्चन आता है, मेरा फेवरेट टॉपिक है। ठीक, चलो नेक्स्ट। ये देखो, पॉपुलेशन ऐसे बढ़ रहा है एरिथमेटिकली, फूड सॉरी पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली बढ़ रहा है, फूड एरिथमेटिकली बढ़ रहा है। जब दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? दोनों के बीच में डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, तब पॉपुलेशन ग्रो हो जाएगा। तो कैसे करना है? पॉजिटिव चेक और प्रिवेंटिव चेक। प्रिवेंटिव चेक इंसान खुद करेगा, लेट मैरिज, सेलिबेसी, रिस्ट्रेन, फैमिली प्लानिंग, ये सारी चीजें। अगर ये फेल हो गया तो कौन करेगा? नेचर करेगा, जिसको हम लोग पॉजिटिव चेक कहते हैं। एपिडेमिक, अर्थक्वेक, वॉर, फेमाइन, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, समझ गए? चलो चलो आगे चले। आगे है हमारे कार्ल मार्क्स चचा, बहुत अच्छे आदमी थे। तो कार्ल मार्क्स चचा ने इनको फादर ऑफ कम्युनिज्म कहा था, फादर ऑफ कम्युनिज्म कहा जाता है। इन्होंने डिस्टिंक्टली कुछ पॉपुलेशन की थ्योरी तो नहीं दी थी, लेकिन इन्होंने जो अपने बुर्जुआ क्लास एंड प्रोलेटेरिएट क्लास की जो बात इन्होंने की थी, जो मजदूर वर्ग एंड कैपिटलिस्ट वर्ग की जब इन्होंने बात की थी, तो इन्होंने पॉपुलेशन ग्रोथ को भी समझाने का एक कोशिश किया था। तो कार्ल मार्क्स का जो पॉपुलेशन थ्योरी है, वो पॉपुलेशन थ्योरी ना होकर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक थ्योरी, सोशल थ्योरी की तरह है, लेकिन पॉपुलेशन की वृद्धि उसमें आती है कि क्यों होता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो क्या है? क्लास स्ट्रगल का रिजल्ट है। यानी कि जो एक कैपिटलिस्ट क्लास है और एक जो लेबर क्लास है, ये बुर्जुआ एंड प्रोलेटेरिएट शब्द का इन्होंने यूज किया था, तो ये दोनों जो वर्ग है, इनमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसके कारण पॉपुलेशन बढ़ता है। और इसके साथ सहारे उन्होंने विशियस साइकिल ऑफ पॉपुलेशन के बारे में बताया था। ठीक है, खाली पेज देखिए तो बताएं। चलो यहाँ पे मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो ये क्या कह रहे हैं? कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट वर्ग है, ठीक है, यानी जो सत्ता पे बैठा हुआ वर्ग है, पैसे वाला वर्ग है, उनके पास क्या है? उनके पास है मनी, उनके पास है कैपिटल। तो कैपिटल का प्रयोग करके वो क्या कर सकते हैं? वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। साथ में उनके पास क्या है? मोड ऑफ प्रोडक्शन। जिनके पास पैसा होता है उनके पास मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है, यानी कि वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश कर सकते हैं, वो और सारी चीजें कर सकते हैं। तो
रिच वर्क का कंट्रोल किसके ऊपर है? मोड ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि माइंस के ऊपर कंट्रोल है। किसके ऊपर? खदानों के ऊपर। अब ये इसमें से खदान में से, माइंस में से कोयला, सोना, हीरा निकालता है और ये मार्केट में बेचता है, पैसे कमाता है। ठीक है, तो इसका प्रोडक्शन पे कंट्रोल है। दूसरे हैं पुअर लोग। पुअर लोग के पास क्या है? माइंस तो है नहीं, मोड ऑफ प्रोडक्शन तो है नहीं, इनका कंट्रोल है लेबर के ऊपर, इनका कंट्रोल है अपने टाइम के ऊपर। ठीक है, इनका कंट्रोल है अपने स्किल के ऊपर। यानी लेबर क्लास के पास क्या हो सकता है? स्किल है कि वो इसके अंदर से जाके कोयला, हीरा निकाल ले। दूसरा, उनके पास टाइम है कि वो अपने टाइम को कुछ यहाँ पे जाके काम कर सके। एनर्जी है, ऊर्जा है उनके पास कि हाँ चलो हम काम कर सकते हैं, मजबूत है। लेबर के पास यही, लेबर क्लास के पास। तो जो रिच वर्ग है वो क्या करता है? इस लेबर वर्ग का स्किल, टाइम, एनर्जी सब कुछ खरीद लेता है। लेबर क्लास को तो खाने के लिए, फूड खरीदने के लिए पैसा चाहिए ना, क्योंकि मनी की बात यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, तो उनको पैसा चाहिए लेबर क्लास को खाने के लिए। सभी वर्कर क्लास की हम लोग बात कर रहे हैं, उनको खाने पीने के लिए पैसे चाहिए, लेकिन पैसे तो उनके पास है नहीं। पैसे किसके पास है? कैपिटलिस्ट लोगों के पास। इनके पास क्या है? टाइम है, एनर्जी है, स्किल है। तो अमीर ये जाता है अमीर के पास, कहता है कि देखो भाई, मेरे पास टाइम है, मेरे पास स्किल है, मेरे पास एनर्जी है, मैं तुम्हारे खदान में से ये निकाल दूंगा कोयला, तुम मुझे उसके बदले पैसे दे देना। तो अमीर आदमी कहता है हाँ ठीक है भाई, आजा काम कर ले, कर ले, कोई बात नहीं। तो इसने क्या किया? अपनी एनर्जी, अपने स्किल, अपनी चीजों को पैसे के लिए, तनख्वाह के लिए बेच दिया। किसको? रिच क्लास को। यहां तक फॉलो कर रहे हो? अब टाइम बीता, इस आदमी ने सोचा, ये जो गरीब आदमी काम कर रहा था, जिसके पास क्या है? एनर्जी है, टाइम। इसने कहा यार देखो, मैं अकेले जॉब करता हूँ, अकेले जॉब करता हूँ, तो मान लो मैं 2 बच्चे जन्म ले लूँ या 4 बच्चे मान लो जन्म ले लूँ, इनको भी साहब के पास काम पे लगा देंगे तो ये भी पैसा कमाएगा, है ना? तो हमारा जो इनकम है वो मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा। बात सही है। तो बहुत सारे बच्चे जन्म देते हैं, है ना? बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया, तो इसके कारण क्या हो गया? इनका फर्टिलिटी बढ़ गई, पर कपल जो चाइल्ड है, नंबर ऑफ चाइल्ड, वो बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि इसके दिमाग में ये बात है कि मेरे पास तो, मैं अपना टाइम स्किल देता हूँ तो ज्यादा हाथ, ज्यादा पैसा, ज्यादा लोग जाके काम करेंगे। तो उसने कहा ठीक है भाई। तो दूसरा मजदूर था, उसने भी कहा ठीक है भाई। तीसरा मजदूर था, उसने भी कहा ठीक है भाई। इन्होंने बहुत सारे चाइल्ड जन्म दिया इन्होंने। इसने 5 किया, इसने मान लो 6 किया, इसने भी मान लो 4 किया, ऐसे बहुत सारे लोगों ने जन्म दिया। पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई। अब इनके पास ज्यादा पैसा आ रहा है तो ये अमीर हो जाने चाहिए, इनके पास भी कंट्रोल हो जाना चाहिए मनी का। लेकिन क्या होता है, जैसे ये जनसंख्या बढ़ी और ये गए माइन में, तो माइन वाला क्या बोला? पहले तो इसके पास 3 ही लोग थे काम करने वाले, ये आदमी था, ये आदमी था, इसका स्किल खरीद सकता था। तो ये कहते नहीं नहीं, मैं तो दिन का 500 रुपये लूंगा, ये भी कहता 500 लूंगा, ये भी कहता 500 लूंगा, 500 देता था। अब इनके अंडर में, अब जब इसके बच्चे हो गए, अगली जनरेशन काम करने गई, तो पॉपुलेशन क्या हुआ? बढ़ा हुआ है। तो अब काम करने वाले कितने हैं? मान लो 6, 4, 15 लोग हैं। और उस माइन में, उस प्रोडक्शन में काम करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है? मान लो 5 लोगों की जरूरत है। तो ये कहेंगे सब लोग कि नहीं नहीं, पिछले जनरेशन को तो 500 देते थे, तो हमको भी तो इतना ही दो। तो जो कैपिटलिस्ट वर्ग है वो उसको कहेगा भाई पागल हो क्या, नहीं देंगे, हम 200 ही देंगे, 300 ही देंगे। ठीक है, 300 ही देंगे, 200 ही देंगे। क्यों? क्योंकि अब लोग ज्यादा है ना इनके पास। तुम नहीं नौकरी करोगे, कोई बात नहीं, जाओ कोई और हमारे पास आके काम कर लेगा। तो तुम भी नहीं काम करोगे, जाओ, नहीं करना है 200 पे काम, जाओ कोई और कर लेगा हमारे पास आके। क्योंकि अब लोग ज्यादा है, वर्कर क्लास ज्यादा है, लेबर ज्यादा है। तो फिर क्या हो गया? इसमें से जो कुछ लोग थे, मान लो कि 10 लोग थे, उनको तो काम ही नहीं मिला, और बाकी जो 5 लोग थे वो कम पैसों पे काम कर रहे थे, कम पैसे पे काम कर रहे थे। और जो लेबर, जो रिच क्लास था, रिच क्लास क्या था? उसके कंपनी में देखो 5 लोग काम कर रहे हैं, है ना? 5 लोग अपना टाइम दे रहे हैं, लेकिन पैसे कम दे रहा है वो, टाइम अब उसको 5 लोग दे रहे हैं, तो उसका प्रोडक्शन बढ़ गया, वो और अमीर होता जा रहा है। ये सोचा देखो यार, हम भी 5 ही लोग हैं, मान लो कि हम अकेले हैं तो कम पैसा कमाते हैं, बच्चे बच्चे हो जाते तो अलग अलग जगह जाके काम करते तो पैसे कमाते, फिर ये और बच्चे पैदा करते, है ना?
फिर और पॉपुलेशन बढ़ जाती है, फिर और पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो सप्लाई बढ़ जाता है लेबर की सप्लाई बढ़ जाता है, तो जो जॉब देने वाला होता है यानी कि जो कैपिटलिस्ट वर्ग है वो कहता है मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, सैलरी नहीं दूंगा ज़्यादा तुम लोगों को, काम करना है तो करो नहीं तो भागो। वो कम पैसे पे काम करते हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है, ये साइकिल चलता रहता है। तो गरीब वर्ग कभी भी वो गरीबी से बाहर आ ही नहीं पाता है। वो सोचता है कि मैं बच्चे कर लूंगा तो ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे, वो सब अलग अलग काम करेंगे तो हमारा इनकम ज़्यादा होगा, तो हम लोग अमीर हो जाएंगे, तो हमारी स्थिति सुधर जाएगी। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं। क्यों? जैसी पॉपुलेशन बढ़ता है, लेबर्स की सप्लाई, वर्कर्स की सप्लाई इन द इंडस्ट्री, इन द इकोनॉमी क्या होता है, बढ़ जाता है। लेबर की सप्लाई जैसी बढ़ गई, देखो सारा सारा का सारा खेल किसका होता है, डिमांड एंड सप्लाई का। डिमांड कम है, मुझे काम करने वाले 5 लोग चाहिए और समाज में 3 ही लोग हैं, तो मैं क्या करूंगा, सबको पैसे दूंगा। जैसे दिवाली में हम लोग घर का पेंट करवाते हैं मान लो, तो जो पेंट करने वाले लोग हैं वो तो कम है, तो वो क्या करते हैं, जो नॉर्मल डेज में 1000 रुपए का काम होगा वो लोग 5000 का करेंगे। क्यों? क्योंकि सबको करवाना है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्रॉफिट हो रहा था। अब क्या हुआ, मान लो कि एक ही साथ शहर के आधे लोगों ने पेंट करना सीख लिया, सबने सीख लिया, मेरे घर में भी किसी ने, सबके घर में एक एक आदमी ने सीख लिया, तो क्या हो जाएगा, कोई किसी और को क्यों हायर करेगा, तो इनकम कम हो जाता है। तो सारा डिमांड सप्लाई का गेम है। तो जैसे इनका पॉपुलेशन इन्होंने बढ़ाया, सप्लाई ज्यादा हो गया लेबर का, डिमांड कम हो गया, डिमांड कम हो गया, लेबर कॉस्ट कम हो गई, पैसे अब कम दिए जा रहे हैं, बेचारे फिर गरीब, फिर उन्होंने बच्चा पैदा किया, ये साइकिल चलता रहता है। और जो रिच क्लास है उसको तो फायदा है, क्योंकि उसको वर्क करने वाले ज्यादा मिल रहे हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल है, तो स्किल पे उसको ज्यादा लोग उसको मिल गए काम करने वाले, वो अमीर होता जा रहा है। लेकिन जो लेबर वर्कर क्लास है, वो उसका पॉपुलेशन भी बेचारे का बढ़ रहा है और गरीब का गरीब ही रहता जा रहा है। तो कार्ल मार्क्स का क्या कहना था, कि कार्ल मार्क्स कहता है कि सारा का सारा जो ये है एक्सेस प्रॉफिट, एम्प्लॉय मेक प्रॉफिट बाय, ये जो एम्प्लॉयज होते हैं वो एक्सप्लॉइट करके एक्सेस प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, मार्क्स क्या कह रहा है कि नो कंट्री, फर्टिलिटी का तो कुछ लेना देना ही नहीं, सारा का सारा कैपिटलिस्ट का लेना देना है, कैपिटलिज्म का सारा लेना देना है किस चीज में, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में। क्योंकि बेचारे गरीब हैं तो सोचते हैं बच्चे होंगे तो कमा के हमारा, हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमको देगा, या फिर वो और कमाएंगे तो घर में गरीबी दूर होगा। ठीक है, तो ये सारा सारा कैपिटलिज्म का रिजल्ट है, जिसके कारण क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, जिसके कारण क्या होता है, पॉवर्टी बढ़ता है ना। साथ में क्या हो रहा है, एक तो लेबर एक्सेस डेवलप हो गए हैं क्योंकि प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, दूसरा टाइम के साथ टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, अब उतने लोग चाहिए ही नहीं तुम्हें काम करने के लिए, है ना, अब उतने लोग तुम्हें चाहिए ही नहीं काम करने के लिए। तो सारा का सारा जो गेम है वो कैपिटलिज्म का है, जिसके कारण पॉपुलेशन बढ़ता है, ये कार्ल मार्क्स ने समझाने की कोशिश की थी। ये विशियस साइकिल ऑफ लेबर की बात आती है, कहीं से भी शुरू कर लो। मान लो पॉपुलेशन ग्रो होता है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रो होता है तो क्या, लेबर का सरप्लस हो गया, लेबर लोग बढ़ गए समाज में, तो उससे क्या होगा, उनका इनकम कम हो गया, इनकम कम होगा तो वो क्या सोचेंगे, चलो हम लोग बच्चे कर लेते हैं, तो उनका पॉपुलेशन बढ़ेगा तो थोड़े ज़्यादा लोग कमाने वाले होंगे, तो ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा पैसा आएगा। जैसे वो फिर से पॉपुलेशन बनाते हैं, उनका जो इनकम है और कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिर से सप्लाई बढ़ गई, सरप्लस हो गया लेबर का, तो फिर से जैसी उनकी तनख्वाह कम होती है तो इनकम कम होती है, इनकम कम होती है तो गरीबी हो जाता है, गरीबी होता है तो सोचते हैं कुछ और बच्चे पैदा कर लेते हैं ताकि हम लोग अमीर हो जाएं, है ना, मतलब हम लोग गरीबी के चक्कर से निकल जाएं, तो और बच्चे पैदा करने का मन करता है, इन लोगों को जरूरत महसूस होती है, तो फिर से पॉपुलेशन बढ़ता है, पॉपुलेशन बढ़ता है तो लेबर बढ़ता है, लेबर बढ़ता है तो वेज घटता है, वेज घटता है तो फिर से पॉपुलेशन बढ़ाते हैं, फिर से वेज घटता है, इनकम कम हो जाता है, गरीबी हो जाती है फिर से, तो ये जो साइकिल है वो चलता रहता है। इसको मार्क्सियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में गरीबी का चक्र, द साइकिल ऑफ पॉवर्टी या पॉवर्टी चक्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझे ये सारी बात। तो ये थे हमारे कार्ल मार्क्स। तो उनको बहुत, अगर तुम सोचो तो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरीज हैं वो बहुत ही इंसाइटफुल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी लगता है जिस टाइम में वो इस तरह की बात कर रहे थे। आज भी बहुत सारी बातें उनकी रेलिवेंट लगती हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कार्ल मार्क्स जिन्होंने थ्योरी दिया था। आगे चलते हैं। आगे हमारा, ध्यान से देखना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगला है हमारा थॉम्पसन एंड नोटेस्टीन का दिया हुआ एक थ्योरी जिसका नाम है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी किसने दिया था? थॉम्पसन एंड नोटेस्टीन ने दिया था। बाद में इसको ब्लैकर ने इम्प्रूव किया था। थॉम्पसन एंड नोटेस्टीन ने 3
तीन पार्ट में डिवाइड किया था, 3 स्टेज में डिवाइड किया था डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को, जनसांख्यिकी संक्रमण को। ब्रेकर ने उसमें 2 पार्ट और जोड़े थे, ठीक है। तो इसमें फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5 है। 5 फेज में हम इसको देखते हैं। अब ये ग्राफ है यहाँ पे, इसको ध्यान से देखेंगे और जो मैं बोलूंगा उसको ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले होता है फेज 1। फेज 1 को अभी ऊपर में बताऊंगा, उसको हिंदी में भी टर्म दिया है, देख लेना आप लोग। फेज 1 में क्या होता है, डेथ रेट। अच्छा, इसमें एक बात हमेशा याद रखना कि सबसे पहले जो चेंज होगा वो डेथ में होगा। पॉपुलेशन में हमेशा जब भी पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन की इस तरह की कुछ बात तुम लोग करो तो इतना याद रखना कि डेथ पहले होता है, फर्स्ट, और इसको फॉलो करता है बर्थ। यानी जब पॉपुलेशन में चेंज होना शुरू होता है इस मॉडल के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले डेथ में चेंज होता है, बाद में बर्थ में चेंज होता है। बर्थ फॉलोज डेथ। डेथ अगर समाज में बढ़ती है तो लोग और बच्चे पैदा करते हैं इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग। अगर मान लो कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे 10 बच्चे होंगे और 7 मर जाएंगे, तो लोग और ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे। लेकिन तुमको पता है कि एक जन्म लेगा और वो बच जाएगा, वो जीवन जी लेगा, कोई महामारी नहीं हो जाएगी, कोई वॉर नहीं हो जाएगा, कुछ ऐसी स्थिति नहीं आ जाएगी, तो उसमें क्या देखने को मिलता है कि बर्थ भी कम हो जाता है। तो डेथ में चेंजेस पहले होते हैं, मॉर्टेलिटी में चेंजेस पहले होते हैं, फर्टिलिटी में चेंज उसके बाद होता है। फर्टिलिटी फॉलोज मॉर्टेलिटी। फर्टिलिटी मॉर्टेलिटी के पीछे पीछे चलता है। मॉर्टेलिटी ऊंचा जंप करेगा, फर्टिलिटी भी ऊंचा जंप करेगा। मॉर्टेलिटी नीचे जाएगा, फर्टिलिटी भी नीचे जाएगा। ये जो अभी मैंने 2 बात कही वो एकदम तुमको याद होना, इस पे क्वेश्चन बनेगा और इस पे आगे की पूरी थ्योरी समझ में आएगी, ठीक है। तो पहला स्टेज क्या है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, जब डेथ रेट भी बहुत हाई होता है एंड बर्थ रेट भी बहुत हाई होता है, यानी बहुत लोग जन्म लेते हैं और बहुत लोग मरते हैं। तो जब बहुत लोग जन्म लेंगे, 10 लोग जन्म लेते हैं हर कपल का और 9 लोग मर जाते हैं, तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। तो पहले स्टेज को हम लोग कहते हैं हाई स्टेशनरी स्टेज, यानी एक तो पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा नहीं तेजी से, तो इसको कहते हैं फर्स्ट फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, व्हेन बर्थ रेट इज वेरी हाई एंड डेथ रेट इज आल्सो वेरी हाई। जब जन्म दर बहुत अधिक होता है एंड मृत्यु दर भी बहुत अधिक होता है, तो जनसंख्या का जो विस्तार है, जनसंख्या की जो वृद्धि है, वो धीरे होती है। तो इस स्टेज को कहते हैं हाई स्टेशनरी स्टेज, ठीक है। इसके बाद आता है कुछ साल जब बीत जाते हैं, तो कुछ साल जब बीतता है तो क्या होता है, मेडिकल फैसिलिटी थोड़ी इंप्रूव होती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी थोड़ा आगे जाता है, तो लोगों की जीवन प्रत्याशा जो है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ती है, लोगों का मृत्यु जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। कब, सेकंड फेज में। तो सेकंड फेज में क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग डेथ रेट एंड हाई बर्थ रेट। दूसरे स्टेज में क्या है, कम होता हुआ मृत्यु दर और अधिक जन्म दर। तो जब कम होता हुआ देखो मृत्यु दर होगा और जन्म दर अभी भी ज्यादा होगा, तो पॉपुलेशन का ग्रोथ तेजी से होना शुरू होगा। इसको कहते हैं स्टेज ऑफ अर्ली एक्सपेंशन या फिर अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज। अच्छा, इसमें जो ये वाला चार्ट है ना, एग्जाम्पल वाला, ये मत देखना, ये गलत है, ओल्ड है, ये सारे सब आगे जा चुके हैं, ठीक है। तो सेकंड स्टेज में क्या हुआ, डिक्लाइनिंग डेथ रेट, कम होता मृत्यु दर और अत्यधिक जन्म दर। तीसरे स्टेज में क्या आता है, तीसरे स्टेज को हम लोग कहते हैं लेट एक्सपेंशन का स्टेज। लेट एक्सपेंशन स्टेज में क्या होता है कि डेथ रेट इज लो, मृत्यु दर अब बहुत कम हो गया है। अब मैंने क्या बताया था, मृत्यु दर जब बहुत कम हो जाएगा तो जन्म दर कम होना शुरू हो जाता है। तो तीसरे फेज में क्या होता है, कम मृत्यु दर, लो मॉर्टेलिटी एंड डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी। कम मृत्यु दर और घटता हुआ जन्म दर। तो इस स्टेज में भी क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ रहा होगा। तो स्टेज 2 और स्टेज 3 का जो भाग है
वो एक्सपेंशन का स्टेज है, यानी वो स्टेज है जब जनसंख्या बढ़ रही होती है समाज में। ये कब होता है? डाइट अच्छा होगा लोगों का, युद्ध नहीं हो रहा है, पोल्यूशन नहीं हो रहा है, खाना लोगों को अच्छा मिल जा रहा है, हेल्थ फैसिलिटी लोगों को अच्छी मिल जा रही है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है? पॉपुलेशन एक्सपेंड करती है। अब एक समय ऐसा आता है जब जन्म दर भी बहुत कम हो जाता है एंड मृत्यु दर भी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि घट रहा है ना, वो लोगों का मरना कम हो गया। लोगों का मरना क्यों कम हो गया? क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो गई, बीमारियां नहीं फैल रही है, युद्ध नहीं हो रहा है। वर्ल्ड वॉर में देखो, वर्ल्ड वॉर 2 में जापान में क्या हुआ था? हिरोशिमा नागासाकी पे एटॉमिक ब्लास्ट हुआ था, कितने लोग, हजारों लाखों मर गए, है ना। प्लेग आता था, लाखों लोग मर गए। आप अपने 2-3 जनरेशन पहले देखना, अपने नानी या नानी की मम्मी, यानी मम्मी की जो नानी होंगी या पापा की जो दादी होंगी, उनके जनरेशन में देखना बहुत उनके भाई बहन होंगे, लेकिन अब के जनरेशन में कम दिखेगा तुमको। तो वो क्या था? वो एक्सपेंशन का स्टेज था। अब फोर्थ स्टेज में क्या होता है? लो डेथ रेट, लो डेथ रेट एंड लो बर्थ रेट। बर्थ रेट भी कम, डेथ रेट भी कम। अब जब बर्थ रेट भी कम हो गया और डेथ रेट भी कम हो गया, तो पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसा है? फिर से स्टेशनरी हो जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं लो स्टेशनरी का स्टेज। शुरू कहां पे हुआ था? हाई स्टेशनरी का, जब बर्थ रेट भी बहुत हाई था, डेथ रेट भी बहुत हाई था। सेकेंड फेज में क्या हुआ? डेथ रेट में डिक्लाइन शुरू हुआ है, बर्थ रेट अभी भी हाई है, तो क्या हुआ? पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुआ। तीसरे स्टेज में क्या हुआ? डेथ रेट एकदम लो हो चुका है एंड बर्थ रेट घट रहा है, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रहा होगा। चौथे फेज में क्या हुआ? वेरी लो डेथ रेट एंड लो बर्थ रेट। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कम है, इसको लो स्टेशनरी का स्टेज कहते हैं। पांचवा स्टेज जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चनिंग स्टेज है और बहुत सारे हाईली डेवलप्ड कंट्री में हमें देखने को मिलता है, जहां पे बर्थ रेट गोज बेलो डेथ रेट, है ना। बर्थ रेट डेथ रेट से भी कम हो गया है, तो वहां का क्या होता है? पॉपुलेशन डिक्लाइन करने लग जाता है, यानी जन्म जन्म ले ही नहीं रहे हैं बच्चे, फर्टिलिटी बहुत कम हो गई है और मोर्टेलिटी अभी ऊपर है। मोर्टेलिटी मतलब हो ही नहीं रही, लोग मर ही नहीं रहे और जन्म भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में पॉपुलेशन डिक्लाइन करने लगती है। ऐसी स्थिति में हमें ओल्ड एज लोग ज्यादा देखने को मिलते हैं, बच्चे कम देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो दीज आर द 5 स्टेजेस ऑफ किसका? हमारा थॉमसन एंड नॉटस्टीन, बाद में जिसको ब्लैकर ने समझाया था। तो पहला है हाई स्टेशनरी, उच्च स्थिर चरण, इसकी चार्ट का स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना। या सेकंड इज अर्ली एक्सपेंडिंग, प्राथमिक विस्तार चरण। तीसरा है लेट एक्सपेंडिंग, देर से विस्तार का चरण। चौथा है लो स्टेशनरी, निम्न स्थिर। और पांचवा है डिक्लाइनिंग फेज, ह्रासमान स्थिति। तो ये 3 इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसके अतिरिक्त अगर कुछ आएगा तो हम क्वेश्चन आंसर में डिस्कस करेंगे, बट दीज आर द 3 मेजर थ्योरी जिसके बारे में हमें पढ़ना जानना जरूरी था, जिसपे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन का सिलेबस उठाओगे तो सिलेबस उतने अच्छे से ड्राफ्टेड नहीं है सीओईटी पीजी का, लेकिन मैं सारे टॉपिक उसमें कवर करूंगा, तो घबराना मत कि ये लिखा नहीं हुआ है, ये नहीं है, उससे ज़्यादा ही पढ़ाऊंगा जितना लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया है। समझ में आता है, देखते हो क्लास को तो कमेंट कर दिया करो, हमें भी अच्छा लगेगा। लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, नीचे लिंक्स दिए हुए थे, अपना होमवर्क भेज दिया करो, ठीक है। तो पढ़ो अच्छे से, ठीक है। और जो लोग भी टेस्ट एंड मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लोग लिंक फॉलो करके ज्वाइन कर सकते हैं। और अल्टरनेटिवली आप लोग www.thegeoclass.com पे जाके भी फॉर्म है, आस्क मी का है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, पूछ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आशा है कि आप लोगों को समझ में आएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल, ठीक है। कल एमसीक्यू सेशन की हम लोग कोशिश करते हैं, एमसीक्यू सेशन, एंड फिर हम लोग मंडे को मिलेंगे अपने रेगुलर क्लास के साथ। तो थैंक यू सो मच। अच्छे से पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।